हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्काई इंग्लिश कॉर्नर। प्यारे व्यूअर्स, हम सीख रहे हैं टेंस और उसी क्रम में आज हम सीखने वाले हैं। हमने दो टेंस इससे पहले कंप्लीट किया है। प्रेजेंट के सभी चारों सब पार्ट को हमने सीख लिया और पास्ट के चारों सब पार्ट को सीख लिया। अब हम WH के कुछ एक एक फैमिली को धीरे धीरे जो थोड़े अलग से बनते हैं उनको भी सीखेंगे बीच बीच में। तो आइए उसी क्रम में अब हम सीखने वाले हैं WH तीन फैमिली जो हम आपको परिचित करवाते हैं हु, हुज और होम के बारे में। ये क्या है और इनको कैसे प्रयोग किया जाता है। अभी तक हम वाई का प्रयोग करते थे, वेयर का प्रयोग, हाउ का प्रयोग बड़ा आसान तरीके से करते थे। इनके प्रयोग में हमें थोड़ा ध्यान देके करना पड़ेगा। आइए मैं आपको समझाता हूँ। जैसे मैंने आपको प्रोनाउन में समझाया था कि सब्जेक्टिव केस होता है, पॉजेसिव केस होता है और ऑब्जेक्टिव केस होता है। अगर आप पहली बार आए हैं तो हमारी वीडियो पॉजेसिव केस वाला जरूर जाके देखिए, वहाँ आपको समझ में आएगा। तो आइए मैं इनकी आइडेंटिटी आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। पहले मैं लिख देता हूँ। जैसे अगर हु कहें तो हु होता है सब्जेक्टिव केस और हुज होता है उसी का पॉजेसिव और होम होता है उसी का ऑब्जेक्टिव। आइए मैं समझाता हूँ। हु जो शब्द है वो सब्जेक्टिव केस होता है और उसका पॉजेसिव क्या होता है हुज और उसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है उसका हु। तो ध्यान से समझिए, मैंने आपको बताया था उस वीडियो में कि इधर वाला यानी ये हमेशा वाक्य में क्या बनेगा, ये हमेशा वाक्य में बनेगा सब्जेक्ट और ये वाक्य में हमेशा क्या बनेगा ऑब्जेक्ट। ये क्या बनेगा सब्जेक्ट और ये क्या बनेगा ऑब्जेक्ट। लेकिन ये जो बीच वाला है पॉजेसिव केस, इसके साथ ये हाफ प्रोनाउन जैसे माई होता था, अस होता था, आई माई मी, जैसे आप कहते हैं आई माई मी, उसी तरह से हु हुज हुम होता है। इसके साथ जब कोई शब्द जुड़ेगा, इसके साथ जब कोई शब्द जुड़ेगा, कोई वर्ड अगर हम प्लस कर देंगे, इनके साथ जब हम कोई वर्ड प्लस कर देंगे तब ये सब्जेक्ट भी बन जाएगा और ऑब्जेक्ट भी बन जाएगा। प्यारे व्यूअर्स, जब इसके साथ हम कोई वर्ड जोड़ेंगे तो ये सब्जेक्ट भी बन जाएगा और ऑब्जेक्ट भी बन जाएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं पहले हु से। हु क्या बनता है किसी सेंटेंस में, बनता है सब्जेक्ट। ये बात हमें ध्यान देना है, ये बात हमें ध्यान देना है। हु किसी वाक्य में क्या बनता है सब्जेक्ट बनता है और होम क्या बनता है ऑब्जेक्ट बनता है। तो आइए देखते हैं कुछ एग्जाम्पल से। टेंस तो हमने पढ़ लिया है। मैं पहला एग्जाम्पल देता हूं तुम्हें। पहला एग्जाम्पल है आपके सामने। मैं पहले इंट्रोगेटिव सेंटेंस से आपको परिचित करवाता हूं। जनरली इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता क्या है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर ये होता है कि पहले आपको लिखना चाहिए WH, ठीक है, और उसके बाद आपको लिखना पड़ता है हेल्पिंग वर्ब, बहुत अच्छे, और उसके बाद आपको लिखना पड़ता है सब्जेक्ट और उसके बाद आपको लिखना पड़ता है मेन वर्ब और उसके बाद में ऑब्जेक्ट या अदर चीजें लिखी जाती हैं। ये तो आपका स्ट्रक्चर था। मैं इस पे एक सेंटेंस आपको बोलूंगा, पहले सब दिखा दूं, थोड़ा सा महसूस करा दूं कि WH हम कैसे यूज करते थे। जैसे मैं बोलूं वह अंग्रेजी कैसे बोलता है, वह अंग्रेजी कैसे या कब बोलता है, कब बोलता है, वह अंग्रेजी कब बोलता है। तो यहाँ पे देखिए WH है। बोलते से अगर हम पूछें, पहले तो हम ये जानेंगे टेंस कौन सा है। ताहा है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा और जैसे ही हमने कहा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, तैसे आपको कहना है फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ड, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ड में जैसे थर्ड पर्सन सिंगुलर डू डज प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ड, यानी कि प्रेजेंट टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में या तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाओ या तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या यस लगाओ या तो डू डज के साथ में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाओ। आइए, ये तो नियम की बातें हो गई, ये आपको पता है। तो सबसे पहले हम पता करते हैं ना कि सब्जेक्ट कौन सा है। तो सब्जेक्ट ढूंढते हैं, बोलता है, अंग्रेजी बोलता है। कौन अंग्रेजी बोलता है, वह यानी कि सब्जेक्ट है। अब ध्यान देते हैं सेंटेंस का टाइप तो है WH। तो सबसे पहले कब लिखा जाएगा, क्या लिखा जाएगा, कब की अंग्रेजी, वेन लिख दिया। अब वेन के बाद हमें हेल्पिंग वर्ब को बाहर निकालना है। किसको बाहर निकालना है, हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब ही के हिसाब से क्या निकलना चाहिए, डज। प्रेजेंट में क्या निकलेगा, डज। अब हमें लिखना है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट लिखना है क्या लिख दिए
सब्जेक्ट ही। अब लिखना है मेन वर्ब स्पीक, अब लिखना है इंग्लिश। तो व्हेन डज ही स्पीक इंग्लिश। ये सेंटेंस अगर आपको समझ में आ गया है तो बहुत अच्छी बात। अगर मैं कहूँ तुम्हें, सॉरी थोड़ा मैं ऊपर लिखूंगा ताकि आपको आसानी से दिखे। इस सेंटेंस को कंपेयर करते हुए मैं आपको बताऊंगा। ये तो रहा इंट्रोगेटिव नॉर्मल जो आपने पढ़ा है, लेकिन हु के केसेस में क्या क्या दिक्कतें होंगी आइए देखते हैं। तुम्हें अंग्रेजी अंग्रेजी कौन पढ़ाता है, तुम्हें अंग्रेजी कौन पढ़ाता है। आइए देखिए WH है। अगर आप चाहेंगे तो आप क्या करेंगे, इस तरीके से अगर आपको बनाना हो तो ध्यान से समझिएगा। आप चाहते तो पहले लिखते हूँ, क्या लिखते हूँ, बहुत अच्छी बात। अब मैंने कहा कि हूँ के बाद में बाहर निकालिए, तो हेल्पिंग वर्ब क्या बाहर निकाले, सब्जेक्ट ढूंढ लेंगे, सब्जेक्ट के हिसाब से निकलेगा ना, तो सब्जेक्ट ढूंढते हैं इसका। तो आइए देखिए सब्जेक्ट क्या है, पढ़ाता है, कौन अंग्रेजी पढ़ाता है, तो कौन पढ़ाता है अंग्रेजी को, तो सब्जेक्ट तो खुद ही कौन है, ये खुद ही बेचारा जब सब्जेक्ट है तो हेल्पिंग वर्ब किसके अनुसार हम बाहर निकाल ही नहीं सकते। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यही तो समस्या है, तो हम बाहर नहीं निकाल सकते हेल्पिंग वर्ब। जब भी हु आएगा हमेशा ध्यान रखना, मैं बार बार कहता हूँ, सबसे आसान तरीका, जब हु आ जाए तो हु की जगह पे इमेजिन कर लो कि कोई नाम इमेजिन कर लो, राम का नाम। किसका नाम इमेजिन कर लो, राम का। चलो मैं यहाँ थोड़ी देर के लिए मान लूँ कि राम है, आपके समझने के लिए मैं बता रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि आप आसानी से समझ जाए चीजों को। अगर मैं यहाँ राम मान लूँ तो मैं कहूंगा तुम्हें अंग्रेजी राम पढ़ाता है, यही तो कहूंगा। तो यहाँ राम की जगह पे थोड़ी देर के लिए मान लो मैंने क्या लिख दिया है, हूँ। तो अगर आपको बनाना होता है राम तुम्हें अंग्रेजी पढ़ाता है, तो राम, यहाँ हूँ की जगह पे हमने क्या लिख दिया, राम। कौन को क्या समझना है, राम, यानी सब्जेक्ट बन के आया तो सब्जेक्ट में एक नाम हमने दे दिया। अब अगर राम लिखते तो राम के बाद क्या लिखते, टीच लिखते, और टीच में क्या जोड़ते, यस, और उसके बाद में क्या लिखते, यू, और उसके बाद में क्या लिखते, इंग्लिश। बहुत आसान, बहुत ही लाजवाब। आपको जब भी हु से सेंटेंस बनाना हो, कोई दिक्कत है तो हु की जगह पे आपको क्या समझ लेना है कि राम है। हु का मतलब क्या समझना है, राम, और फिर जहाँ राम लिखिए वहाँ हु लगा दो, बात ही खत्म है। ज्यादा दिमाग लगाने की इसमें जरूरत है, धीरे धीरे आप अभ्यस्त हो जाएंगे। आइए मैं दो चार सेंटेंस बोल बोल के आपको जल्दी जल्दी दिखाता हूँ। जैसे मैं पास्ट इंडेफिनिट का एक सेंटेंस बोलूँ, तुम्हें थप्पड़ किसने मारा, तुम्हें थप्पड़ किसने मारा, किसने मारा। तो प्यारे व्यूअर से बात जानिए, हु का मतलब होता है कौन, लेकिन पास्ट में यही कौन बन जाता है, किसने। पास्ट इंडेफिनिट में क्या बन जाता है, ये किसने। तो चाहे कौन को हो और चाहे को हो किसने, बात तो एक ही। अब यहाँ पे सेंटेंस है तुम्हें थप्पड़ किसने मारा, यानी कि वही है, बात एक ही है, चाहे कौन को हो और चाहे बोलो किसने मारा। हमने कहा इसकी जगह पे हम क्या लिख दें, राम लिख दें, बिल्कुल सही, मैंने राम लिख दिया, ठीक है। अब मैं कहूंगा इसको राम समझो, तो राम समझो, तो यही सब्जेक्ट निकलेगा ना, थप्पड़ किसने मारा, राम ने मारा, है ना। तो राम लिखेंगे। अगर पास्ट इंडेफिनिट है तो सबसे पहले सब्जेक्ट क्या लिखेंगे, राम, है ना। पर राम थोड़ी है, हु है, हमने कहा मान लो हु लिख दिया। अब राम के बाद हम क्या लिखते, थप्पड़ मारने की अंग्रेजी होती है स्लैप, क्या होती है, स्लैप। मैं यहाँ लिख देता हूँ, टू स्लैप मतलब होता है थप्पड़ मारना, थप्पड़ मारना, और इसकी सेकंड फॉर्म होती है स्लैप और स्लैप। तो अगर यहाँ पे राम की जगह हमने क्या लिख दिया, हु, बात समझ में आई। अब मान लो यहाँ हु की जगह राम समझो, अगर राम होता तो राम ने तुम्हें थप्पड़ मारा, तो राम स्लैप, सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते स्लैप यू, बिल्कुल आसान था। आइए अब कुछ और एग्जाम्पल से आपको समझाने की कोशिश करते हैं। चलिए, मैंने आपसे यही कहा है कि हु बनता है सब्जेक्ट, अगर कंफ्यूजन हो तो आप हु के जगह पे कोई नाम अपने हिसाब से कल्पना कर लीजिए, कोई भी थर्ड पर्सन सिंगुलर। चलिए जैसे मैं कहूँ
उसे 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 सेब कौन दे रहा है? कौन दे रहा है? अब कौन में अगर कोई किसी को कंफ्यूजन है तो कुछ करना नहीं है, कौन की जगह पे मैंने समझा, अपने अपने दिमाग में आप मान लो कि कौन नहीं, कौन की जगह पे है राम, कौन की जगह पे कौन है? राम। तो मैं अगर राम लिख लूँ यहाँ पे, ऐसे पढ़ूंगी, उसे सेब राम दे रहा है। कौन दे रहा है? राम। सब्जेक्ट हुआ तो पास्ट प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हम पहले क्या लिखते हैं? राम लिखते ना, और राम के लिए क्या लगाते हैं? इज। और फिर मेन वर्ब देना के अंग्रेजी क्या लिखते हैं? गिव। और गिव में क्या लगा देते हैं? ING, गिविंग। और फिर हिम है, हिम। और एप्पल। यहाँ तक बात क्लियर हुई? तो हमने कहा है कौन की जगह पे क्या मानो? राम। और फिर राम को मिटा के क्या लिख दो? तो हु इज गिविंग हिम एप्पल, हु इज गिविंग हिम एप्पल। आइए अब कोई भी सेंटेंस होगा आपको इसी तरीके से बनाना है, हु का कॉन्सेप्ट हो जाएगा क्लियर। दो चार सेंटेंस मैं आपको और देता हूँ, है ना। जैसे मैंने कहा तुम्हें बेवकूफ, बेवकूफ किसने बनाया? किसने बनाया? कौन और किसने, ध्यान देना, कौन और किसने। हु का मतलब क्या होता है? कौन और किसने। और उन्हीं की जगह पे हमें क्या लिखना है? राम लिख के समझना है, ठीक है। बनाने में दिक्कत हो आपके समझ में आ जाएगा। जैसे तुम्हें बेवकूफ किसने बनाया, तो किसने की जगह पे मैं लिख सकता हूँ राम ने। किसने बनाया? अगर मैं कहूँ राम ने तुम्हें बेवकूफ बनाया, पास्ट इंडेफिनिट है, इसका ट्रांसलेशन करो। तो आइए करते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? राम लिखेंगे। अब उसके बाद बेवकूफ बनाने की अंग्रेजी होती है टू बी फूल, BEFOOL। बी फूल मतलब बेवकूफ बनाना। ध्यान दें, बेवकूफ बनाना। और इसमें लग जाएगा ईडी और ईडी, यानी बी फोल्ड हो जाएगा और हो जाएगा बी फोल्ड। तो राम मान लिया है हमने ना किसने की जगह पे। तो अगर ऐसा होता कि राम ने तुम्हें बेवकूफ बनाया है, तो राम बी फूल्ड, यही बनाते, राम बी फूल्ड मी यू। ध्यान देना किसने आया है यहाँ पे ना, ऐसा भी तो होता है। ये राम यहाँ का क्या है? सब्जेक्ट है, यानी किसने क्या है? सब्जेक्ट है, जो कि आया है बीच में। और सब्जेक्ट कहीं भी आया हम तो पता लगा ही लेंगे, आपको पता ही है टेक्निकल तौर पे। आइए कुछ और एग्जांपल देखते हैं ताकि हमारे डाउट्स क्लियर हो जाए। दो चार एग्जांपल और मैं आपको बताता हूँ। जैसे मैं कहूँ तुम्हारा पर्स किसने चुराया है? किसने चुराया है? अब मैं आपसे पूछूंगी टेंस किस प्रकार का है, तो आप देखेंगे, आप देखेंगे, आप देखेंगे, आप देखेंगे कि ये का साउंड है आखिरी में, चुराया में क्या है? आ का साउंड और प्लस में है। तो ये का साउंड हो और प्लस में है भी, तो बनता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और प्रेजेंट परफेक्ट हैज है प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। आइए अब हम देखते हैं। अब मैंने कहा किसने की जगह पे आपको क्या लिखना है? राम ने। अगर कौन होगा तो केवल राम, राम ने। मैं ऐसा कहूंगा तुम्हारा पर्स राम ने चुराया है। अगर यही सेंटेंस आपको बनाना हो, तुम्हारा पर्स राम ने चुराया, सुनो देख लो, यहीं पे देख लो, तुम्हारा पर्स राम ने चुराया। सब्जेक्ट कौन है? राम ने। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? राम। क्या लिखेंगे? राम लिख दिया। अब राम के लिए क्या लगाओगे? हैज है में से, तो हैज लगाओगे। अब हैज के बाद मेन वर्ब क्या है? चुराना। चुराने की अंग्रेजी होती है स्टील, और स्टील की कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म, क्योंकि हैज है प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब स्टोलन। अब क्या है? तुम्हारा पर्स, योर पर्स, योर पर्स। अब क्या है? किसने की जगह पे क्या लिखा था? राम ने। तो राम की जगह पे मैंने क्या लिख दिया? हु। तो क्या बनेगा इस प्रकार सेंटेंस? हु हैज स्टोलन योर पर्स। हु हैज स्टोलन योर पर्स। पर ध्यान रहे इंट्रोगेशन मार्क जरूर रहेगा, भले ही सब्जेक्ट बन के आया है लेकिन इंट्रोगेशन मार्क जरूर रहेगा। ये इस तरीके से आप बना सकते हैं। दो एक सेंटेंस मैं देता हूं, आप उसको जरूर बनाइए।
तुम्हारी कलम किसने चुराई, किसने चुराई। इसका आपको टेंस भी पहचान के और जरूर बनाएं और कमेंट में जरूर लिखें। आइए अब हम इसके बाद देखने वाले हैं हुज का प्रयोग। तो प्यारे व्यूअर्स, जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही बताया था, ध्यान से देखिए। हु तो बन गया सब्जेक्ट और हुम बनेगा ऑब्जेक्ट। ये हुज क्या बनेगा, हुज के साथ अकेला कुछ नहीं है। हुज के साथ जब कोई शब्द जुड़ेगा, हुज के साथ जब कोई शब्द जुड़ेगा तो ये बन जाएगा सब्जेक्ट भी और बन जाएगा ऑब्जेक्ट भी। पर जब सब्जेक्ट बनेगा तब अलग तरीके से सेंटेंस बनेगा, ऑब्जेक्ट बनेगा तो अलग तरीके से। आइए देखते हैं कैसे। तो चलिए आइए अब हम हुज का मतलब समझते हैं। हुज का मतलब होता है किसका, किसकी। हिंदी के अर्थों में ज्यादा हम नहीं जाएंगे, किसके, यही होता है हुज के मतलब। हुज का यही होता है मतलब, किसके। तो मैंने कहा हुज के साथ कोई वर्ड जुड़ेगा तभी वो सब्जेक्ट भी बनेगा और क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट। चलिए जैसे मैं पहला सेंटेंस लिखता हूं, किसका भाई, किसका भाई तुम्हें परेशान करता है, तुम्हें परेशान करता है, करता है। चलिए इंट्रोगेटिव हो गया। एक एग्जाम्पल मैं और लिखता हूं, तुम किसके भाई को परेशान करते हो। ध्यान से समझना है। अगर मैं दोनों प्रेजेंट इंडेफिनिट के हैं, कहा है, नियम तो आपको सब पता ही है, कोई दिक्कत कोई समस्या यहाँ तक नहीं है। आइए मेरा पहला यही काम है, सब्जेक्ट ढूंढते हैं। कौन परेशान करता है, तो भाई। कौन परेशान करता है, भाई। लेकिन किसका भाई परेशान करता है, सब्जेक्ट क्या बना हमारा, किसका भाई। चलिए आइए देखते हैं। यहाँ पे मैं पूछूं कौन परेशान करते हैं, कौन परेशान करते हैं, तो तुम। कौन परेशान करते हैं, परेशान करते हो कौन, तो यहाँ पे आपका सब्जेक्ट निकलेगा तुम। क्या निकलेगा, सब्जेक्ट। दोनों सेंटेंस में आप ध्यान से एक बार ऑब्जर्व कीजिए। पहले में हमारा सब्जेक्ट है किसका भाई और दूसरे में हमारा सब्जेक्ट क्या है, तुम है। आइए ऑब्जेक्ट भी ढूंढते हैं। तो ऑब्जेक्ट क्या है, पहले में किसे परेशान करते हैं, तो तुम्हें। ऑब्जेक्ट तुम्हें निकलेगा। आइए तो अब हम देखते हैं, जब ये सब्जेक्ट होगा तो हम इसे कैसे बनाएंगे। तो सब्जेक्ट होगा तो मान लो कि मैं लिखूंगा हुज ब्रदर। क्या लिखूंगा, हुज ब्रदर। ये भी थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा। क्या होगा, थर्ड पर्सन सिंगुलर। ठीक है। और जब ये थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा तो इसके तुरंत बाद क्या लिखना होगा, मेन वर्ड। मेन वर्ड क्या है, बोदर। BROT BOTHER, बोदर। BOTHER। और किसका भाई, एक ही भाई है तो यस लगा देंगे, बोदर्स यू। ये तो बन गया क्योंकि ये सब्जेक्ट बन के आया था, तो सब्जेक्ट के बाद में हमने लिख दिया मेन वर्ड ऑब्जेक्ट और इंट्रोगेशन मार्क दे दिया। कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं हुई। समस्या तो इस वाली बात में होगी जब इसको ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तुम किसके भाई को परेशान करते हो, क्यों लिख दिया था मैंने, को परेशान करते हो। प्यारे व्यूअर्स यहाँ पे देखना, यहाँ क्यों मत पढ़िए, को परेशान करते, तुम किसके भाई को परेशान करते हो। तो इसमें तो सब्जेक्ट आपका यू है, पर ध्यान रहे किसका भाई या किसके या किसकी भाई, हुज ब्रदर। ये इंट्रोगेटिव वर्ड है तो इसको तो लिखा पहले ही जाएगा। तो क्या लिखेंगे, हुज ब्रदर। ये सब्जेक्ट नहीं है ना, और जब सब्जेक्ट नहीं है और ये हमने लिख लिया है हुज ब्रदर, तो अब हमारा काम है सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब बाहर निकाला। सब्जेक्ट क्या है, तुम है, तो तुम के अनुसार क्या निकालेंगे, डू यू
अब मेन वर्ब लिखेंगे बोदर। तो हुज ब्रदर डू यू बोदर, दोनों में देखिए कितना डिफरेंस है। मैं एक सेंटेंस से और आपको समझाना चाहूंगा, दोनों में देखिए, आप दोनों में देखिए, यहाँ ये सब्जेक्ट बन के आया तो हमें हेल्पिंग वर्ब लगाने की जरूरत नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट के पॉजिटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब लगाने की जरूरत नहीं होती। लेकिन जब ये ऑब्जेक्ट बन के आया तो सब्जेक्ट कोई और था, तो ये है तो इंट्रोगेटिव वर्ड, तो इसको लिखा, तो सब्जेक्ट लिखना है तो हमें हेल्पिंग वर्ब बाहर निकाल के फिर सब्जेक्ट लिख के फिर मेन वर्ब लिखा गया। क्योंकि एक नियम है कि सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब होना चाहिए। तो यहाँ पे भी सब्जेक्ट के बाद हमने क्या लिख दिया? मेन वर्ब। सब्जेक्ट के बाद क्या लिखा? मेन वर्ब। और यहाँ भी सब्जेक्ट के बाद क्या है? मेन वर्ब। ये चीजें आपको ध्यान देना है। दो और एग्जाम्पल से मैं समझाऊंगा ताकि वीडियो ज्यादा लंबी ना हो। तो प्यारे व्यूअर्स देखिए, दो एग्जाम्पल और हैं आपके सामने। किसकी बहन तुम्हें गाली दे रही है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस है ना, रह रहे हैं। वह किसकी बहन को छेड़ रहा है? दोनों में से सबसे पहला काम आपका है कि आप ढूंढिए। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ हुज, और मैंने बताया है हुज के साथ जब कोई शब्द मिल जाता है तो हुज सब्जेक्ट भी बन जाता है और ऑब्जेक्ट भी बन जाता है। और हुज जब सब्जेक्ट बनेगा तब कैसे यूज होगा, और हुज जब ऑब्जेक्ट बनेगा तब कैसे यूज होगा, इसी बात पे आपको ध्यान देना है। तो आइए पहले वक्त में देता हूँ, कौन गाली दे रहा है? तो किसकी बहन। तो पहले सेंटेंस में हमारा ये है सब्जेक्ट, और जब ये सब्जेक्ट है तो हमें कुछ दिमाग नहीं लगाना, सब्जेक्ट लिख देना है। तो क्या लिखेंगे? हुज सिस्टर, हुज सिस्टर। यहाँ तक हो गया। कंटिन्यूअस है तो हुज सिस्टर एक ही, तो कंटिन्यूअस में सब्जेक्ट के बाद क्या लिखा जाता है? प्यारे व्यूअर्स आप ही बताइए। सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट बन के आया है ना, इतना तो क्लियर हुआ। तो सब्जेक्ट के बाद क्या लिखा जाएगा? इज, एम, आर में से कुछ। तो मैं लिख देता हूँ इज। क्या लिख दिया मैंने? इज, क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर है। उसके बाद क्या लिखा जाता है? मेन वर्ब। मेन वर्ब है गाली देना। गाली देने की अंग्रेजी होती है अब्यूज, लेकिन मेन वर्ब में लगता क्या है? अब्यूजिंग। क्या लगता है? अब्यूजिंग। और उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है? यू। तो हुज सिस्टर इज अब्यूजिंग यू। ये बन गया पहला। कब बना? जब ये आया था बन के सब्जेक्ट। इस चीज का ध्यान देना कि ये सब्जेक्ट बन के आया। अगले सेंटेंस में पहला काम आपको ये छेड़ना है, जब हुज सिस्टर या हुज का प्रयोग करना हो, कि सब्जेक्ट है कि ऑब्जेक्ट। अगर मान लो छेड़ रहा है तो मैं पूछूंगा कौन छेड़ रहा है? तो यहाँ पे है वह छेड़ रहा है। तो एक चीज तो समझ में आ गया कि किसकी बहन यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं है। सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे? हमारा वह है। तब अब हम इसको नॉर्मल इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरह यूज करेंगे। किसकी तरह यूज करेंगे? लिखा पहले यही जाएगा, पहले इसी को लिखेंगे। क्या लिखेंगे पहले इसे? हम पहले इसे लिखेंगे हुज। क्या लिखेंगे? हुज। यहाँ इतनी तक बात सही है। अब हुज लिखने के बाद में सिस्टर, हुज सिस्टर, एक ही साथ हुज अकेला कुछ नहीं होता, हुज के साथ कोई ना कोई शब्द जुड़ता है। तो हुज सिस्टर लिख दिया। अब यहाँ पे ये सब्जेक्ट नहीं है, यहाँ पे अब क्या रह गया? ये इंट्रोगेटिव वर्ड है। क्या है? इंट्रोगेटिव एक वर्ड है। ठीक है, ये डब्ल्यू एस टाइप ऑफ बन गया। यहाँ सब्जेक्ट बना था तो हेल्पिंग वर्ब लिखा, यहाँ सब्जेक्ट नहीं है। पर सब्जेक्ट नहीं होता जब हम मान लो यहाँ डब्ल्यू एच लिखते हैं तो डब्ल्यू एच के बाद हेल्पिंग वर्ब बाहर निकालते हैं सब्जेक्ट से पहले, और वो डिसाइड करता है सब्जेक्ट। तो ही के लिए क्या बाहर निकाले प्यारे व्यूअर्स? इज निकलेगा। क्या निकलेगा बाहर? इज। अगर यहाँ पे तुम होता तो क्या निकलता? आर। तो इज निकला। अब इज के बाद सब्जेक्ट हम लिखेंगे ही। क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट। यहाँ ही के बाद में, यहाँ इज के बाद में हमने क्या लिखा था? ध्यान से समझना। पहले वाले में जब ये सब्जेक्ट बना तो इज के बाद हमने लिखा था मेन वर्ब। क्या लिखा था? मेन वर्ब। और यहाँ इज के बाद में हम क्या लिख रहे हैं? सब्जेक्ट। क्या लिख रहे हैं? सब्जेक्ट। यही चीज आपको दिमाग में बिठाना है। जब ये सब्जेक्ट बन के आएगा तभी हमें इस तरीके से बनाना है। अगर ये सब्जेक्ट बन के नहीं आया तो आप जैसे इससे पहले इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते थे वैसे बना लेना, कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं होगी। तो हुज ब्रदर इज ही, और छेड़ने की अंग्रेजी होती है टीज, और टीज में लग जाएगा आईएनजी, टीजी। तो मुझे उम्मीद है कि ये सेंटेंस आपको समझ में आया होगा। अब मैं एक दो सेंटेंस और दूंगा, उसके बाद इस वीडियो को खत्म करना करूंगा।
टीजिंग, प्यारे व्यूअर्स ये है टीजिंग, छेड़ना। जैसे एक सेंटेंस है, किसका भाई यहाँ रोज आता है, रोज आता है। हमें यही ध्यान देना है कि सब्जेक्ट है, अगर सब्जेक्ट आया है तभी अलग से बनेगा, नहीं तो ऑब्जेक्ट बन के जब आएगा तो एकदम नॉर्मल बनाएंगे जैसे और बनाते हैं। तुम किसके घर जाते हो, तुम किसके घर जाते हो, किसका भाई यहाँ रोज आता है। तो पहले में देखते हैं आता है, कौन रोज आता है भाई, तो किसका भाई, तो यानी कि ये क्या बन के आया, सब्जेक्ट और है प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, हम लिख देते हैं सब्जेक्ट, तो हुज ब्रदर, हुज ब्रदर। अब मुझे बताओ, हुज ब्रदर हमने लिख दिया सब्जेक्ट, प्रेजेंट इंडेफिनिट में सब्जेक्ट के बाद क्या लिखा जाता है, अगर पॉजिटिव है तो सीधा मेन वर्ब, नेगेटिव होता है तो डू डज। तो पॉजिटिव है तो क्या लिखेंगे, मेन वर्ब हम क्या लिखेंगे, आने की अंग्रेजी कम, और क्या लिखा जाएगा, कम्स, क्योंकि ब्रदर एक ही है, कम्स हेयर डेली। अब यहाँ पे देखते तुम किसके घर जाते हो, तुम किसके घर जाते हो, तो कौन जाता है, तुम। तो यहाँ जब सब्जेक्ट तुम हो गया तो यहाँ कोई दिक्कत ही नहीं है, यहाँ जैसे और WH बनाते थे उसी प्रकार बनाएंगे। तो और WH कैसे बनाते, किसके घर, पर ध्यान रहे किसका किसकी किसके साथ जो शब्द रहेगा वो बाहर उसके साथ जाएगा, ये अकेले नहीं जा सकते, किसके साथ में जो घर है वो भी। तो हुज हाउस मैं लिख देता हूँ, हुज हाउस, यहाँ तक लिख दिया, कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं हुई। अब हमें देखना है हेल्पिंग वर्ब बाहर निकालना होगा, तो यू के लिए क्या निकालेंगे, डू यू गो, हुज हाउस डू यू गो। आइए एक सेंटेंस निगेटिव का ले लें ताकि आपकी समझ में आ जाए। किसका भाई तुम्हें नहीं सिखाता है, तुम्हें अंग्रेजी नहीं सिखाता है। आइए, नहीं के होने से क्या फर्क पड़ेगा, वही फर्क पड़ेगा जो प्रेजेंट इंडेफिनिट में जैसे ही पॉजिटिव से निगेटिव में जाते थे। कहाँ पे जाते थे, पॉजिटिव से निगेटिव में। क्या फर्क पड़ता था कि पॉजिटिव से निगेटिव में जाने में प्रेजेंट इंडेफिनिट में डू और डज मिल जाते थे। आइए यहाँ भी मिल जाएंगे, सब्जेक्ट तो वही है हमारा ना, इसमें ढूंढ के बताइए कौन नहीं सिखाता, किसका भाई। तो मैंने लिख दिया हुज ब्रदर, कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं है, हुज ब्रदर लिख दिया, और ब्रदर थर्ड पर्सन सिंगुलर है। सब्जेक्ट के बाद में हमें निगेटिव में क्या चाहिए होता है, डू या डज में से कुछ, तो हम क्या लिखेंगे, निगेटिव है तो डज नॉट, क्या लिख देंगे, डज नॉट। और उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब क्या है हमारा, सिखाना, सिखाने की अंग्रेजी होती है टीच यू इंग्लिश, यू इंग्लिश। और ये सब मैंने आपको डिटेल में बताया हुआ है कि यू पहले लिखें कि इंग्लिश लिखें। अगर आप पहली बार विजिट किए हैं तो जाके जरूर देखिए हाउ टू डील विद डबल ऑब्जेक्ट, मैंने बहुत ही डिटेल्स में आपको बताया हुआ है। तो आइए वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करना चाहते हैं, होम का प्रयोग बचा है, बड़ा ही आसान तरीके से सीखेंगे अगली वीडियो में। आज की वीडियो के लिए इतना ही। प्यारे व्यूअर्स, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। यदि इसके अलावा भी कोई डाउट है तो आप कमेंट कीजिए, मैं इसे दोबारा से बना के आपको और आसान शब्दों में समझाने का प्रयास करूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज डू वॉच, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो।